हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं 2017 में रिलीज हुई हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म जियोस्टॉर्म के बारे में। यह एक ऐसी फिल्म है जो प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए बनाए गए एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट सिस्टम पर आधारित है। मूवी की शुरुआत 2019 से होती है, जब धरती का मौसम और तापमान पूरी तरह से बदल चुका है। कई जगह तूफान, बाढ़, सुनामी और ग्लेशियर पिघल रहे हैं। समुद्र के पैटर्न में बदलाव, धरती का टेम्परेचर बढ़ना और बर्फ पिघलने से दुनिया वैसी नहीं रही है जैसे पहले थी। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सुनामी, बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं हो रही है। कुछ ही समय में शहर और देश नष्ट हो रहे हैं। धरती का तापमान इतना बढ़ चुका है कि इंसान का जीवन मुश्किल हो गया है। वहीं पर दिखाया जाता है गर्मी की वजह से मैड्रिड में 20 लाख लोगों की जान चली गई है। इन सब परिस्थिति से उबरने के लिए 27 देश एक साथ मिलकर टॉप साइंटिस्ट की एक टीम बनाते हैं और ये मौसम में हुए परिवर्तन पे नजर रखने के लिए हजारों सैटेलाइट बनाते हैं। इन सभी सैटेलाइट को कंट्रोल करने के लिए एक मेन सैटेलाइट बनाते हैं जिसका नाम डच बॉय देते हैं। ये मौसम को कंट्रोल करता है और प्राकृतिक आपदा को रोकता है। डच बॉय को बनाने वाला और सभी साइंटिस्ट और पूरे प्रोजेक्ट को लीड करने वाला जैक लॉसन है। ये पूरे प्रोजेक्ट की अथॉरिटी यूएस गवर्नमेंट के पास होती है और यूएस गवर्नमेंट इस पूरे प्रोजेक्ट को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, पर जैक इस बात से सहमत नहीं होता। दरअसल यूएस गवर्नमेंट जैक से नाराज होती है क्योंकि उसने यूएस गवर्नमेंट की इजाजत के बिना उसने इस सैटेलाइट को ऑनलाइन कर दिया था। यहाँ पे जैक डच बॉय को ऑनलाइन करने की वजह भी बताता है, पर यूएस अथॉरिटी उसके जवाब से खुश नहीं होती और इस सैटेलाइट के राइट्स जैक से मांगती है। दरअसल इस सैटेलाइट को जैक ने ही डिजाइन किया था। वो राइट्स देने से इनकार कर देता है और इस बात से यूएस अथॉरिटी उससे नाराज हो जाती है और जैक को इस प्रोजेक्ट से हटा देती है और यूएस गवर्नमेंट इसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है और उसका लीडर मैक्स को बना देती है, जो जैक का भाई भी है। धीरे धीरे समय गुजरता है और देखते ही देखते 3 साल बीत जाते हैं। इन 3 साल में पृथ्वी का वातावरण बिल्कुल नॉर्मल रहता है, लेकिन 3 साल बाद हमें अफगानिस्तान का रेगिस्तान दिखाया जाता है जहाँ हमेशा बहुत गर्मी पड़ती है, लेकिन वहीं पर एक गाँव का टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया होता है और इतनी गर्मी पड़ती है कि लोग जम जाते हैं। सभी जगह बर्फ जमने लगती है। अब ये बात यूएस गवर्नमेंट को पता चलने के बाद उनकी एक मीटिंग बैठती है जहाँ पे ये डिस्कस करते हैं ये प्रॉब्लम डच बॉय में खराबी होने की वजह से हुई है। अब यूएस गवर्नमेंट इस बात को दबाने की सोचती है, पर मैक्स को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो डच बॉय को रिपेयर करने की बात करता है और बताता है इसके लिए कोई एक ऐसा इंसान चाहिए जिसे डच बॉय के बारे में पूरा मालूम हो और कमेटी डिसाइड करती है इसके लिए वो जैक को भेजेंगे। पर उन्होंने तो जैक को पहले इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया है। इस पर मैक्स बताता है कि वो अपने भाई जैक को मना लेगा। इसके बाद मैक्स जैक के पास जाता है और बताता है डच बॉय में खराबी आ गई है। जैक इस बात को मानने से इनकार कर देता है और कहता है डच बॉय में कोई खराबी नहीं आ सकती, पर मैक्स उसको समझाता है और बताता है एक तुम ही हो जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आखिरकार जैक मान जाता है और टीम में वापस शामिल होने को तैयार हो जाता है। इसके बाद हमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दिखाया जाता है जहां से सभी सैटेलाइट को कंट्रोल किया जाता है। दरअसल हर देश की अपनी एक सैटेलाइट होती है और ये सभी सैटेलाइट डच बॉय से जुड़ी हुई होती है। इस स्पेस स्टेशन में अफगान सैटेलाइट रिप्लेसमेंट के लिए आता है, जहां पर एक इंजीनियर खराबी का पता लगाने के लिए उस खराब हुई सैटेलाइट से डेटा एक हार्ड ड्राइव पे लेता है और उस हार्ड ड्राइव को अपने लॉकर में रख देता है। लेकिन जब वो आगे जा रहा होता है तभी उस जगह की सारी विंडो ओपन हो जाती है और वो इंजीनियर स्पेस में कहीं दूर चला जाता है। वहीं हमें हांगकांग के क्लाइमेट कंट्रोल हेडक्वार्टर में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम चैंग लॉन्ग है। वो एक स्टोर में पानी और कुछ अंडे लेने जाता है, तभी कुछ अंडे उसके हाथ से गिर जाते हैं और वो अंडे गिरते ही फ्राई होने लगते हैं। तभी एक भूकंप आता है और जमीन फटने लगती है। जमीन के अंदर लावा निकलने लगता है, लोग मरने लगते हैं। चैंग किसी तरह बचते हुए एक पुल पर पहुंच जाता है। अब चैंग हांगकांग का सैटेलाइट एक्सेस करने की कोशिश करता है, पर वो एक्सेस नहीं कर पाता। वो मैक्स को फोन करके इस बारे में बताता है, पर मैक्स भी लॉगिन नहीं कर पाता। तभी चैंग बताता है किसी ने सिस्टम को हैक कर लिया है और वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है। चैंग बताता है अगर डच बॉय फेल होता है तो जियोस्टॉर्म आ सकता है, एक ऐसा तूफान जो पूरी दुनिया को नष्ट कर देगा। तभी कुछ लोग चैंग के ऑफिस में घुस जाते हैं और चैंग उन्हें देखकर छुप जाता है। वो लोग उसका लैपटॉप अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ मैक्स एक हैकर की मदद से डच बॉय का एक्सेस चेक करता है और पता चलता है इसे किसी ने हैक कर लिया है। दूसरी तरफ जैक अपने मिशन के लिए निकल जाता है और स्पेस स्टेशन में पहुंचने के बाद जैक को बताया जाता है उसको पता लगाना है उनका एक आदमी स्पेस स्टेशन में कैसे मारा गया, साथ ही अफगानिस्तान और हांगकांग में जो हुआ वो कैसे हुआ। अब जैक और उसकी टीम अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। अब जब जैक स्पेस स्टेशन इंजीनियर जो डीप स्पेस में चला गया था उसकी मौत का पता लगाने के लिए कुछ वीडियो फुटेज देख रहा होता है, जहाँ पे उसे पता चलता है सभी पैनल जो उड़ गए हैं उन सभी में एक ड्राइव है
उसमें से एक ड्राइव स्पेस स्टेशन में अभी भी फंसी हुई है। फिर जैक और स्पेस स्टेशन चीफ उस हार्ड ड्राइव को अपनी जान की परवाह किए बिना हासिल कर लेते हैं। अब जब जैक और स्पेस स्टेशन चीफ जब उस ड्राइव को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है हांगकांग और अफगानिस्तान सैटेलाइट को जानबूझकर खराब कर दिया था, पर उन्हें ये नहीं पता चलता कि इसके पीछे कौन है। वहीं चैंग जो हांगकांग क्लाइमेट कंट्रोल का हेड है वो अमेरिका आ जाता है और जैक के भाई मैक्स को कॉल करके मिलने को बुलाता है और बताता है उसके पास कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन है जो उसे देना चाहता है। अब मैक्स और उसकी फ्रेंड चैंग के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। वहीं पर सड़क के दूसरी तरफ चैंग उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, तभी उसे कोई पीछे से धक्का दे देता है और चैंग एक कार से टकरा जाता है। पर वो मरने से पहले मैक्स को प्रोजेक्ट ज्यूस के बारे में कुछ बताता है। मैक्स अपनी हैकर फ्रेंड के साथ मिलकर प्रोजेक्ट ज्यूस के बारे में सर्च करता है, तभी उसे पता चलता है गवर्नमेंट में कोई तो है जो गद्दार है। दूसरी तरफ जैक और स्पेस स्टेशन चीफ वो हार्ड ड्राइव को चेक करते हैं जो स्पेस स्टेशन इंजीनियर ने मरने से पहले अपने लॉकर में छुपा रखा था। ये वही हार्ड ड्राइव है जिसमें स्पेस स्टेशन इंजीनियर ने अफगानिस्तान की खराब हुई सैटेलाइट से डेटा कॉपी किया था। अब जब जैक को पता चलता है डच बॉय में किसी ने जानबूझकर वायरस डाला है, वो एक अर्जेंट मीटिंग बुलाता है और मैक्स को ये सारी बात बताता है और ये भी बताता है कि जिसने भी डच बॉय में वायरस डाला है वो डच बॉय को कंट्रोल कर रहा है। वो जो भी कर रहा है वो डच बॉय को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता है ताकि डच बॉय को दूसरे देशों को हैंडओवर नहीं करना पड़े और वो बाकी देशों को कंट्रोल भी कर सके। यहाँ पर जैक एक और चीज बताता है, इसमें यूएस प्रेसिडेंट का हाथ हो सकता है, पर मैक्स इस बात को मानने से इनकार कर देता है कि इसमें यूएस प्रेसिडेंट का हाथ हो सकता है। तभी जैक बताता है अब इसका एक ही सोल्यूशन है, डच बॉय को रिबूट करना ताकि वायरस खत्म हो जाए, लेकिन इसके लिए यूएस प्रेसिडेंट के बायोमेट्रिक एक्सेस की आवश्यकता होगी। अब मैक्स सब बात समझ जाता है और वो प्रेसिडेंट के क्रेडेंशियल हासिल करने में लग जाता है ताकि जियोस्टॉर्म को रोक सके। दूसरी तरफ टोक्यो में बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े गिरने शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से काफी लोगों की मौत हो जाती है। पूरे शहर में तबाही मच जाती है। वहीं पर ब्राजील में भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है और पूरा का पूरा समुद्र जम जाता है, लोग जमने लगते हैं और ये सब सैटेलाइट में वायरस की वजह से हो रहा होता है और देखते ही देखते पूरा डच बॉय वायरस की चपेट में आ जाता है। अब वो बाकी सैटेलाइट को भी कंट्रोल नहीं कर पाता। तभी जियोस्टॉर्म का अलर्ट आता है जिसको शुरू होने में 1.5 घंटा है, मतलब आने वाले कुछ समय में पूरी दुनिया तबाह होने वाली है और इसका एक ही सॉल्यूशन है, डच बॉय को रीस्टार्ट करना ताकि वायरस खत्म हो सके। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट एक स्पीच देने वाले होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी पब्लिक इकट्ठा हुई होती है। अब मैक्स जियोस्टॉर्म को रोकने के लिए प्रेसिडेंट की बायोमेट्रिक एक्सेस कैसे हासिल करे उसके लिए प्लान बनाने लगता है। तभी मैक्स को परेशान देखकर उसका बॉस मैक्स को परेशानी का कारण पूछता है। वहीं पर मैक्स उसको सब कुछ बता देता है कि प्रेसिडेंट कैसे डच बॉय को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तभी मैक्स का बॉस इसके बारे में और अधिक इन्फॉर्मेशन पूछने लगते हैं और बातों ही बातों में वो प्रोजेक्ट ज्यूस के बारे में पूछ लेता है। ये सुनकर मैक्स हैरान हो जाता है क्योंकि उसने प्रोजेक्ट ज्यूस के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। यहाँ मैक्स समझ जाता है इस पूरी साजिश के पीछे उसके बॉस का ही हाथ है। अब मैक्स का बॉस उसे मारने वाला ही होता है। तभी मैक्स वहाँ से बचकर निकल जाता है और वो अपनी फ्रेंड से मिलता है और उसको सारी बात बताता है। मैक्स की दोस्त जो प्रेसिडेंट की सुरक्षा टीम का हिस्सा है और उस पर प्रेसिडेंट की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी होती है, वो हवा में गोली चलाती है और किसी तरह से प्रेसिडेंट को सुरक्षित एक कार से वहां से ले जाती है। कार में मैक्स प्रेसिडेंट को सारी बात बता देता है और ये भी बताता है कि इस पूरे प्लान के पीछे उसके बॉस लियोनार्ड का हाथ है। तभी उसके बॉस के कुछ लोग प्रेसिडेंट को मारने के लिए उनका पीछा करते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं। वहीं पर जियोस्टॉर्म की वजह से क्लाइमेट पूरी तरह से चेंज हो जाता है और दुनिया में सभी जगह तबाही मचने लगती है। दूसरी तरफ स्पेस स्टेशन की सेल्फ डिस्ट्रक्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और वहां पर मौजूद सभी लोग इसको रोकने की कोशिश करते हैं सिवाय डंकन के, जो वहां से गायब होता है। अब जैक समझ जाता है डच बॉय में वायरस डालने वाला और कोई नहीं डंकन ही है। यहाँ पर डंकन और जैक की बहुत फाइट होती है। तभी डंकन एक रिवॉल्वर निकालता है और गोलियां चलाने लगता है। इसमें से एक गोली स्पेस स्टेशन के एक विंडो पे लग जाती है जिसकी वजह से वहां पे छेद होने लगता है और डंकन डीप स्पेस में कहीं चला जाता है। अब जैसा कि स्पेस स्टेशन नष्ट होना शुरू हो चुका है, इसलिए जैक सभी को स्पेस स्टेशन से निकलने को बोलता है और सभी लोग वहां से सुरक्षित निकलने लगते हैं।
सिवाय जैक के, क्योंकि जैक वहां पर रुककर प्रेसिडेंट के क्रेडेंशियल से डच बॉय को रिबूट करना चाहता है ताकि जियोस्टॉर्म रुक जाए और दुनिया को तबाही से बचा सके। यहाँ पर प्रेसिडेंट मैक्स के बॉस लियोनार्ड को गिरफ्तार करवा लेते हैं और जब प्रेसिडेंट लियोनार्ड को पूछते हैं तुमने ऐसा क्यों किया, तब लियोनार्ड बताता है इससे यूएस के सारे दुश्मन खत्म हो जाएंगे और यूएस एक बार फिर चमकदार देश बन जाएगा। इसके बाद पुलिस मैक्स के बॉस को वहां से ले जाती है। आगे हम देखते हैं प्रेसिडेंट अपने बायोमेट्रिक्स एक्सेस जैक को दे देते हैं और यहाँ पे जैक और प्रेसिडेंट के बीच में कुछ बातचीत भी होती है जिससे जैक के भाई मैक्स को पता चलता है प्रेसिडेंट के बायोमेट्रिक एक्सेस से सिर्फ डच बॉय को ठीक कर सकते हैं, मतलब जियोस्टॉर्म को ही रोक सकते हैं, पर स्पेस स्टेशन को नष्ट होने से नहीं रोक सकते। अब मैक्स समझ जाता है उसका भाई मरने वाला है। अब स्पेस स्टेशन नष्ट होना शुरू हो जाता है और जैक डच बॉय को रिबूट करने के लिए भागता है। तभी स्पेस स्टेशन चीफ भी वहां आ जाती है, मतलब कि स्पेस स्टेशन चीफ वहां से कभी गई नहीं थी और वो भी जैक की हेल्प करने लगती है। यहाँ पर धरती पर जियोस्टॉर्म की वजह से सभी जगह भारी तबाही मची हुई होती है। अब जैक और स्पेस स्टेशन चीफ मिलकर डच बॉय को रिबूट कर देते हैं। इससे बाकी सभी सैटेलाइट रिबूट होने लगते हैं और यहाँ पर धरती पर जियोस्टॉर्म रुक जाता है। पर तभी स्पेस स्टेशन पूरी तरह से नष्ट होना शुरू हो जाता है और जैक और उसकी साथी एक स्केप पॉड की तरफ भागते हैं और दोनों सेफली उसमें एंटर कर लेते हैं और वो स्केप पॉड को दूर स्पेस में ले जाते हैं ताकि स्पेस स्टेशन के धमाके से बच सके। यहाँ जैक का भाई मैक्स, प्रेसिडेंट और उनकी पूरी टीम स्पेस स्टेशन के धमाके को देख रहे होते, जिसको देखकर वो मान लेते हैं इस धमाके में जैक मारा गया होगा। तभी मैक्स और उसके साथी कंप्यूटर स्क्रीन पर स्पेस में कुछ रोशनी देखते हैं और ये डिसाइड करते हैं आसपास कोई शटल जिसको उस तरफ घुमा सके जहाँ से रोशनी आ रही हो, और वो एक स्पेस शटल को उस रोशनी की तरफ भेजते हैं। और यहाँ स्पेस में हम देखते हैं जैक का स्केप पॉड उस स्पेस शटल से अटैच हो जाता है। यहाँ मैक्स और उसके बाकी साथी ये सब देखकर खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उनको विश्वास हो जाता है कि जैक स्पेस स्टेशन के धमाके में बच गया। धरती पर भी मौसम नॉर्मल होने लगता है। इसके बाद जैक और उसके साथी सुरक्षित धरती पर लैंड कर लेते हैं। इस घटना के 6 महीने बाद हमें दिखाया जाता है जैक अपनी बेटी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है और नासा ने स्पेस स्टेशन को रीबिल्ड कर दिया और सैटेलाइट्स को भी सेफ और स्ट्रांग बना दिया है। और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 5.3 थी।